नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान, और उसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम भाग 3 के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन तथा उसके अंतर्ग्रहण करने की विधि भिन्न भिन्न होती है सभी जीवों में। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा था। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने के लिए अंग विशिष्ट हो जाते हैं, और ये जो पोषण की प्रक्रिया है यह भी जटिल हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मनुष्य में पोषण के बारे में, कि मनुष्य में किस तरह से भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन किया जाता है। तो मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। इसमें आहार नली तथा उससे संबद्ध कुछ ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य की आहार नली मुंह से लेकर गुदा तक तथा करीब 9 मीटर तक लंबी होती है। विभिन्न ग्रंथियां आहार नली में खुलती हैं और अपनी अपनी तरफ से कुछ पाचक रसों का स्रावण करती है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन आसानी से किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वह कौन कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न क्रम कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुख या माउथ, दूसरा ग्रास नली या भोजन नली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगला है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ पाचन अंगों के साथ साथ कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं, जिनमें से पहली है लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है लीवर यानी कि यकृत, और तीसरा है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। यदि हम इस चित्र में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये है हमारा पैंक्रियास। ये लीवर के अंदर पाया जाने वाला गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है, और जो लार ग्रंथियां हैं वो हमारी मुख गुहा में पाई जाती हैं। एक बार अब हम अध्ययन करते हैं मानव पाचन तंत्र की संरचना। तो सबसे पहले यह संरचना मुख गुहा से प्रारंभ होकर के और गुदा द्वार तक जाती है। तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जिह्वा है, मुख गुहा है, मुख गुहा के नीचे ग्रसिका होती है। ग्रसिका लंबी नली के समान रचना होती है जो आगे चल करके एक जे आकार की नली में खुलती है। इस नली को कहते हैं आमाशय। आमाशय आगे चल करके छोटी आंत बनाती है। यह छोटी आंत लंबाई में काफ़ी लंबी होती है और कॉइल होती है, काफ़ी कुंडलित रचना होती है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत आगे चल करके क्या बनाएगी? बड़ी आंत बनाती है। यह बड़ी आंत अपेक्षाकृत छोटी आंत के थोड़ी सी छोटी होती है, और ये अंत में गुदा द्वार की तरफ खुलती है, जिसके माध्यम से अनपचा हुआ भोजन निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जिन हम पाचन ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये होता है हमारा लीवर यानी कि यकृत, और इसके अंदर होता है पित्ताशय, और यहाँ पर होता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। साथ ही साथ हमारी वक्षीय गुहा और उदर गुहा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि वक्षीय गुहा क्या होती है। ये वाली गुहा, ऊपर की गुहा जो वक्षस्थल कहलाता है, यानी कि जहाँ पर दोनों फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं, ये गुहा ऊपर की वक्षीय गुहा कहलाती है। नीचे की जहाँ आमाशय और आंत पाई जाती है, ये वाली गुहा कहलाती है उदर गुहा। तो
ऊपर की वक्षीय गुहा और उदर गुहा के बीच में एक पर्दे जैसी रचना पाई जाती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, जिसकी पेशियों में लगातार मूवमेंट होता रहता है। अब आगे हम विभिन्न पाचन अंगों के बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो पाचन तंत्र का जो पहला अंग होता है वो होती है मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? जो हमारे मुख के अंदर की जो कैविटी होती है, गुहा होती है, वो कहलाती है मुख गुहा। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन की क्रिया इस तरह होती है कि मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो दांत होते हैं, ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से दांत होते हैं? अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृदंत और रदनक। तो इस तरह के 4 प्रकार के दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये हमारी मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख गुहा में जीभ और लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे चबाता एवं पीसता है, इसलिए दांत भौतिक पाचन में मदद करते हैं। हमारे मुख के अंदर जो पाई जाने वाली लार है उसमें लार ग्रंथियों में भी लार बनता है, जो जीभ की मदद से लार को भोजन में मिलाया जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या लार में भी कुछ पाया जाता है? जी हाँ, लार में भी एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम का नाम होता है लार एमाइलेज। और ये क्या करता है? जो भोजन में आए हुए शर्करा होते हैं उसको पाचन में हेल्प करता है, यानी भोजन में जो आया हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है, जिसके कारण जो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड वाला जो भोजन है वो हमें चबाते चबाते ही मीठा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, इसलिए उस भोजन का स्वाद हमें मीठा लगने लगता है। दूसरा अंग होता है फेरिंक्स यानी ग्रसनी। यह बहुत छोटा सा भाग होता है। मुख गुहा पश्च भाग की ओर जहाँ खुलती है उस भाग को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से श्वास एवं पाचन संस्थान का मार्ग शुरू होता है। श्वास प्रणाली के मार्ग को ट्रैकिया तथा पाचन संस्थान के मार्ग को ग्रास नली यानी इसोफेगस कहते हैं। जब कभी भी हम भोजन चबाते हैं तो वह ग्रसनी के द्वारा ही ग्रास नली में पहुँचता है। अगली संरचना जो होती है वो कहलाती है ग्रास नली। यह एक लंबी नली की समान संरचना होती है। जिन नली के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है उसे अन्न नली या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। यह गले के फेरिंक्स से आरंभ होती है यानी ग्रसनी से आरंभ होती है और इसके नीचे की जो नली होती है वो लगभग 10 से 15 इंच लंबी होती है तथा भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती है तथा यह मांसपेशी झिल्लियों की बनी हुई होती है, जिसे हम गले में छूकर भी महसूस कर सकते हैं। अगला भाग होता है आमाशय। आमाशय यानी कि जिसको हम पेट भी कहते हैं। तो जो हमारा आमाशय होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार वाला अंग होता है। यह पेट की बाईं तरफ स्थित होता है। पेट के करीब 3 घंटों तक यहाँ पर भोजन को पीसा जाता है। इस दौरान भोजन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा एक अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित आमाशयिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करते हैं इनकी पेशियाँ, जिसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है म्यूकस। तो हमारे आमाशय की दीवार द्वारा इन्हीं 3 पदार्थों का स्रावण होता है। कौन कौन सा? फिर से दोहराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। ये तीनों भोजन के पाचन को सरल बनाते हैं। इसमें से जो 3 पदार्थ होते हैं उनमें से हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति के कारण भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, जो HCl के कारण होता है। पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट से ही शुरू हो जाता है।
हम देख सकते हैं कि एक लंबी नली जे के आकार की होती है और यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति जो होती है उसके द्वारा भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। तो जो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये कहने को तो छोटी है लेकिन वास्तव में 6 से 7 मीटर लंबी आंत के द्वारा ये ढकी हुई होती है। ये जो छोटी आंत होती है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल होता है, यानी भोजन का जो संपूर्ण पाचन है कुछ मुख गुहा में हो जाता है, कुछ हमारे आमाशय में हो जाता है, लेकिन जो हमारी छोटी आंत होती है यहाँ पर भोजन का पूरी तरह पाचन हो जाता है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण होते हैं। आमाशय से आने वाला जो भोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए यह उसे क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाता है। पित्त रस जो कि पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है, पित्ताशय कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, लीवर यानी यकृत के अंदर उपस्थित होता है छोटी थैली के रूप में। तो पित्त लवण उन छोटी गोलिकाओं को खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयी रस का स्रावण करता है जिससे प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है। अब ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है वो ग्रंथि होती है जो आंत का रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब बारी आती है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की। तो छोटी आंत जहाँ पर समाप्त होती है वहीं से बड़ी आंत प्रारंभ होती है। यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा लगभग 5 से 6 फुट लंबी होती है। इसका अंतिम 1.5 से 2 इंच का भाग ही मलद्वार या गुदा कहलाता है। गुदा के ऊपर वाले 4 इंच वाले भाग को मलाशय कहते हैं, जहाँ बिना पचा हुआ भोजन यानी जो अपशिष्ट के रूप में होता है वह इकट्ठा होता है। छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस जब बड़ी आंत में आता है तो उसमें से 95% उसमें जल रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का भी होता है। तो बड़ी आंत में इन सभी का ऑक्सीकरण होता है तथा जल के बहुत बड़े भाग को यहाँ से सोख लिया जाता है। सबसे अंत में आता है गुदा यानी कि एनस। एनस गुदा पाचन संस्थान का अंतिम भाग होता है। इसी भाग से मल का निष्कासन किया जाता है। चित्र द्वारा एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर जिह्वा है, मुख गुहा है, ग्रसिका है, डायफ्राम है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और लास्ट में एनस यानी कि गुदाद्वार है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है, यह पाचन की प्रक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है। यानी अगर हम चरणबद्ध रूप से इसे समझें तो जो पूरी पाचन की क्रिया है वह 5 चरणों में संपन्न होती है। पहली क्रिया है अंतर्ग्रहण, दूसरी क्रिया है पाचन, तीसरी क्रिया है अवशोषण, चौथी क्रिया है स्वांगीकरण और 5वीं क्रिया है बहिर्क्षेपण। तो संक्षेप में हम इन क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण या भोजन को खाना यानी अंदर लेना। तो मनुष्य में भोजन मुख के माध्यम से खाया जाता है तथा इसे हाथों की मदद से मुख के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दांत होते हैं, जीभ होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिनकी सहायता से भोजन को चिकना बनाया जाता है, उसे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है ताकि भोजन आगे आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुंच सके। इसके अलावा जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें से स्रावित जो एंजाइम है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी सहायक होते हैं। दूसरा चरण होता है पाचन। पाचन की क्रिया में क्या होता है? आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है।
ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तो ये दूसरा चरण हुआ पाचन। तो पाचन की क्रिया के पश्चात जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो निम्नलिखित पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। जो दूसरा पदार्थ है प्रोटीन, ये परिवर्तित होता है पेप्टोन और अमीनो अम्ल में। और जो तीसरा पदार्थ है वसा, यह पाचन के पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो थी बात पाचन की। अब बारी आती है पचे हुए भोजन को अवशोषण करने की, यानी वो शरीर के भागों में कैसे पहुँचे। तो पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र होती है। छोटी आंत के भीतर लाखों की संख्या में उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको विलाई कहते हैं। ये अवशोषण के लिए बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं तथा पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के रक्त में प्रवाहित यानी समाहित कर दिया जाता है। अगला चरण होता है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, यानी रक्त पचाए हुए तथा घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, जहां एक कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं मरम्मत के लिए भी करती हैं। यदि हम पाचन की क्रिया को चरण के रूप में देखें तो कुछ इस तरह हम देख सकते हैं कि भोजन अंतर्ग्रहण हुआ, यहाँ से भोजन अंदर आता है। कहाँ पे आएगा? ये आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से होता हुआ क्रमशः बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से बिना पचा हुआ भोजन जो हमारे लिए अब बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और लास्ट स्टेप आता है मल त्याग यानी कि इजेशन। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, यह अनपचा हुआ भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता। इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, जहाँ बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन से ज़्यादा पानी को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग रेक्टम कहते हैं। इस अनपचे भोजन को यह कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है और अंत में गुदा के द्वारा यह हमारे शरीर के मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम मल त्याग या इजेशन कहते हैं। अब पाचन की क्रिया का एक प्रमुख भाग हमारे दांत होते हैं, ठीक है। तो दांतों का क्षय होना वो कहलाता है दंत क्षरण। अब वो क्षय क्यों होते हैं? दांत हमारी मुख गुहा के अंदर होते हैं और ये हमारे पाचन में सहायक होते हैं। भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और दांत और जीभ की मदद से उसमें लार मिक्स करके उसे कुछ ऐसा बनाया जाता है, चिकना बनाया जाता है, जिससे वो आगे हमारी जो ग्रास नली है उससे होता हुआ आमाशय में प्रवेश कर सके। तो दांतों की विशेष भूमिका होती है। तो दांतों के बारे में हमें उसकी सुरक्षा के हिसाब से दंत क्षरण पढ़ना आवश्यक होता है। तो दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षय प्रायः दांतों के छोटे गड्ढों या छेदों का बनना होता है। अम्ल बनाने वाले बैक्टीरिया और दांतों की अनुचित देखभाल की वजह से होता है। इसे ही दंत क्षय कहते हैं। जबकि हमारे शरीर में, हमारे मुख गुहा में बैक्टीरिया का संक्रमण ज़्यादा होता है, या तो हम कुछ अम्ल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और वह हमारे मुख में कुछ देर तक बना रहे, जिसकी वजह से हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यदि दांतों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वे भोजन के कणों तथा बैक्टीरिया कोशिकाओं से चिपचिपे पीलेपन लिए एक परत के रूप में ढक जाएंगे और इसे ही हम डेंटल प्लैक कहते हैं। तो सुरक्षा के हिसाब से दांतों की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और सोने से पहले
तो अब हम यदि बात करें कि पूरी पाचन प्रक्रिया के दौरान हमारा जो भोजन है वो किन किन रास्तों से होकर के गुजरता है, तो जो भोजन का पाचन का जो पथ है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले भोजन मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख के पश्चात भोजन मुख गुहा में आता है। और यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम चर्चा कर चुके हैं। दांत होती हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ होती हैं। इन सब के सहयोग से भोजन को कुछ मात्रा में पाचन भी होता है और कुछ इस तरह परिवर्तित किया जाता है, चिकना बनाया जाता है कि वो आगे ग्रसनी में प्रवेश कर सके। मुख गुहा के पश्चात भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली लंबी नली है जो गले में हम छूकर जिसको महसूस कर सकते हैं। इसके पश्चात भोजन आता है आमाशय में। यहाँ पर इसे HCl अम्ल यहाँ पर मिलाया जाता है, कुछ एंजाइम मिलाए जाते हैं जिसके द्वारा कुछ मात्रा में इस भोजन का पाचन हो जाता है। अब ये भोजन आमाशय से जाएगा छोटी आंत में, जहाँ पूरे भोजन के जो अणु होते हैं उनका पूरी तरह से पाचन कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, सभी का पूरी तरह पाचन कर लिया जाता है। छोटी आंत के पश्चात भोजन बड़ी आंत में जाता है और यहाँ पर बचे हुए पानी और आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो अनपचा भोजन है जो अब हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, उसे कुछ समय के लिए मलाशय में रखा जाता है और इसके पश्चात गुदा द्वार के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ पाचन के पथ हैं, रास्ता है जहाँ से भोजन मुख से होता हुआ गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार उसका रिवीजन कर ले। मनुष्य के पाचन अंग कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं, पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, पाचन तंत्र की संरचना, पाचन के प्रमुख चरण एवं दंत क्षरण। तो सबसे पहले हम पाचन अंगों की बात करते हैं। तो कौन कौन से अंग हमने पाचन तंत्र में पढ़े थे? मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये हमें पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। फिर इसके बाद प्रमुख पाचन ग्रंथियां हमने क्या पढ़ी? तो हमने 3 तरह की पाचन ग्रंथियां पढ़ी। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। पाचन तंत्र की संरचना वो हमने चित्र के माध्यम से पढ़ी। और पाचन के प्रमुख चरण कौन कौन से थे? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण, ये पाचन के हमने प्रमुख चरण पढ़े। और दंत क्षरण, उसमें क्या हमने पढ़ा कि कुछ बैक्टीरिया या अम्लीय माध्यम मुख के अंदर होने के कारण दांतों में जो कैविटी बनने लगती है उसे ही हम दंत क्षरण कहते हैं। तो बच्चों, अब आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। अब तक आपने जो पढ़ा तो ये अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो प्रश्न लिख लीजिए। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो दोहराइए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो समीकरण हमने क्या पढ़ा था? 6CO2 + 6H2O, फिर तीर का निशान हमने बनाया, ऊपर सूर्य का प्रकाश लिखा, हरित लवक लिखा और क्या बना? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये हो गया हमारी रासायनिक जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण। फिर बारी आती है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। तो अम्ल, पहले तो हम ये बात कर लें कि कौन सा अम्ल होता है। तो हमारी आमाशय में HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है जो भोजन में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम चर्चा करेंगे कि जो एसिडिटी होती है, क्या होता है कि अम्ल का स्रावण लगातार हमारे शरीर में आमाशय में होता रहता है। यह
श्रावण उस समय भी होता है जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं या हमें भूख लगी होती है। इस बात का एहसास होते ही हमारे आमाशय में अम्ल का स्रावण शुरू हो जाता है। तो अम्ल की प्रक्रिया थोड़ी तेज होती है, जिस कारण हमारे आमाशय में जलन महसूस होती है, जिसे कि एसिडिटी का नाम दिया जाता है, जिसे दूर करने के लिए एंटासिड दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अब अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, इसका अभ्यास आपको स्वयं करना है। तो अब तक की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा, तो अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, पेज नंबर 109 से 111 तक बहुत अच्छे से आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में जो दिए हुए हैं, पेज नंबर 109 से 111, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और वीडियो में बताई हुई चीज़ों को और अच्छे से कंठस्थ करना है। दूसरा काम का क्या करना है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो आप अगली कक्षा में आने के पहले श्वसन एक बार पढ़ के भी आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक श्वसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।